आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। प्रत्येक साहित्यिक काल की कुछ सामान्य प्रवृत्तियों और काव्यगत प्रवृत्तियाँ और सामान्य काव्यगत विशेषताएँ होती हैं। डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ में इस काल की प्रवृत्तियों को रहस्य एवं रामायणवी काव्यधारा, नाथ संत वैष्णव सूफी काव्यधाराओं के विविध रचनाओं के उपशीर्षकों में करना चाहा है। इस काल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ निम्न शीर्षकों के अंतर्गत दी जा सकती हैं। पहला बिंदु है जिसे अंग्रेजी में हेडिंग कहते हैं। पहली हेडिंग है वीरों की गाथाएँ। इस काल में वीरगाथात्मक रचनाएँ प्रचुर मात्रा में लिखी गईं। इस काल के अनेक रचयिता राजाओं के आश्रय में रहते थे। अपने अपने आश्रयदाताओं के शौर्य की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर करना उनकी एक प्रमुख विशेषता थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल की जनता भी ऐसी कहानियाँ कहने और सुनने में अधिक रस लेती थी। तत्कालीन राजाओं में शौर्य का अभाव ही नहीं था, इसलिए उनकी वीरता को काव्य का विषय बनाना स्वाभाविक था। पृथ्वीराज रासो में चंदोबरदाई ने पृथ्वीराज की वीरता और शौर्य का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। खुमान रासो, परमाल रासो, जिसको आलाखंड भी कहते हैं, बीसल देव रासो आदि में इस तरह के वर्णन मिलते हैं। परमाल रासो, जिसका विकसित रूप आल्हा है, आज भी गाँव में बड़े उल्लास के साथ गाया सुना जाता है। इस काव्य में आल्हा और उदल की वीरता के कारनामे भरे हैं। दूसरा बिंदु या दूसरी हेडिंग वीर रस की प्रधानता। इस काल की अधिकांश रचनाओं में वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। वीरों के साहस, शौर्य, उत्साह, धैर्य आदि के वर्णन में ऐसी ओजस्वी भाषा दिखाई देती है जो सहज ही वीर रस की अनुभूति कराती है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो की निम्न पंक्तियाँ देखिए। छुटी अंकपट्टी मानो उग्र शूरम, गिरे कायरम शूर बद्धे सनूरम, लियम हत्थ करवार भंज कपायम, लियम जोगनी पब कियम दकारम। अर्थात पृथ्वीराज के मंत्री कन्ह चौहान की आंखों पर बंधी पट्टी जब युद्ध क्षेत्र में खुली, तब ऐसा लगा मानो सूर्य उदय हो गया। उसकी वीरता के आतंक से कायर गिर पड़े और कान्हा के साथी शूरवीर सैनिकों से भर गए उठे। ये अपने हाथ में तलवार लेकर शत्रुओं के सिर काटने लगे। मारे गए सैनिकों के रक्त से खप्पर भर भर कर योगिनी पीने लगी और सब तृप्ति सूचक डकार लेने लगी। अनेक युद्धों के कारण वीरों के लिए युद्ध क्षेत्र में उत्साह दिखाने के अवसर आते ही रहते थे। कवियों ने जहाँ तहाँ उत्साह का चित्रण किया है, वहाँ वीर रस प्रकट हो गया है। इस काल में वीर रस का इतना सुंदर परिपाक हुआ है कि बाद के साहित्य में इसका इतना रूप मिलना दुर्लभ है। तीसरी हेडिंग युद्धों का सजीव वर्णन। आदिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति यह दृष्टिपात होती है, दिखाई देती है कि इस काल में युद्धों का वर्णन बहुत अधिक हुआ है। ये वर्णन इतने सजीव हैं कि आंखों के सामने युद्धों का चित्र उपस्थित हो जाता है। घोड़ों का दौड़ना, शस्त्रों का चलना,
युद्ध के बाजों का बजना सभी कुछ कवियों की वाणी से मुखरित होता हुआ प्रतीत होता है। युद्ध के ऐसे चित्र साहित्य में अन्यत्र प्राप्त नहीं होते। इसका कारण यह है कि इस काल के कवि न केवल युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी होते थे, वरन वह युद्ध में स्वयं भी हिस्सा लेते थे। चंद कवि ने युद्ध वर्णन इस प्रकार किया है। चंद कवि यानी चंद बरदाई। बज्जी घोरम निशान रानम चौहान चौदिस, सकल सूर सामंत समरबल जंत मंत तिस, उठ्ठराज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर जट, कढ़त तेग मन वेग लगत मनो बीज झट घट। अगली हेडिंग है, अगला बिंदु है श्रृंगार रस वर्णन। आदिकाल में एक प्रवृत्ति है वीर रस के साथ श्रृंगार रस का संयोग। इन रचनाओं में वीर रस के वर्णन तो हैं, उनके साथ श्रृंगार रस की अभिव्यंजना भी स्थल स्थल पर मिलती है। इस काल में युद्धों का एक कारण प्रायः कोई सुंदर कन्या हुआ करती थी। ऐसा होता था कि राजा किसी दूत के मुख से किसी स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा, उसकी शोभा का वर्णन सुनता था। वह वर्णन श्रृंगारिकता होता था। स्त्री की प्राप्ति न होने पर राजा उसके विरह में दग्ध रहता था। युद्ध में जीती हुई महिलाओं के साथ राजाओं के विलास के चित्र भी इन काव्यों में खींचे गए हैं। ये सभी प्रसंग श्रृंगार रस के हैं। ऐसे प्रसंग वीर गाथा काव्य में बहुत मिलते हैं। अगला बिंदु, अगली हेडिंग, 5वीं हेडिंग, प्रकृति चित्रण। इस काल में प्रकृति का आलंबन एवं उद्दीपन दोनों ही रूपों में चित्रण हुआ है। युद्ध क्षेत्र में जाते हुए सैनिकों का वर्णन करते रास्ते में पड़ने वाले नगर, नदी, पहाड़ आदि का वर्णन कवियों ने जमकर किया है। रात के उपस्थित होने, सुबह के होने आदि का प्राकृतिक चित्रण भी कवियों ने किया है। प्रकृति का चित्रण विशेषकर उद्दीपन रूप में ही हो पाया है। प्रकृति के स्वतंत्र या आलंबन रूप के चित्रण में कवियों ने अधिक रुचि नहीं दिखाई है। प्रकृति चित्रण के नाम पर वस्तुओं की गणना ही अधिक मिलती है। छठी हेडिंग या छठा बिंदु है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा तथा राष्ट्रीयता का अभाव। इस काल में कवियों की वाणी अपने अपने आश्रयदाताओं के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन में ही लगी रही, यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। इन लोगों ने देश की स्थिति एवं भविष्य की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उनके काव्य में राष्ट्रीयता का पूर्ण अभाव रहा है। उनका लक्ष्य केवल उसी राज्य या राजा तक ही सीमित रहता था जिसके वे आश्रित रहते थे। उदाहरण के लिए महाकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान का यशोगान किया, तो भट्ट केदार तथा मधुकर कवि ने पृथ्वीराज चौहान के विरोधी कन्नौज के राजा जयचंद का। हालांकि भारतीय जनता ने इस नरेश को देशद्रोही के रूप में जाना जाता है। 7वीं हेडिंग, 7वां बिंदु, जनजीवन के संपर्क का अभाव। रासो ग्रंथों के रचयिता राजाश्रय में रहते थे, यानी राज दरबारों में रहते थे। चंद बरदाई, दलपत विजय, भट्ट केदार, नलपत नाल, जगनीक, विद्यापति आदि प्रमुख कवि राजाओं के आश्रित थे। इनका जनजीवन से संपर्क कटा हुआ था
उनके जीवन के वैभव विलास का चित्रण करना, उनकी समस्याओं एवं उनके द्वारा किए गए युद्धों आदि का चित्रण करना ही उनका मुख्य लक्ष्य था। इसलिए इस काल के कवि जनता के करीब नहीं थे। इस काल के काव्य में जनजीवन की समस्याएं नहीं चित्रित हो पाई हैं। अगला बिंदु है, अगली हेडिंग है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। इस काल की रचनाओं में कवियों ने हर बात बढ़ा चढ़ा कर कही है, जिससे उनके वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण हो गए हैं। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के जन्म का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए लिखा है कि जिस दिन पृथ्वीराज का जन्म हुआ उस दिन कन्नौज पर बिजली गिर गई, दिल्ली दहल गई, शेषनाग भी कुलमुला उठा इत्यादि। साधारण सामंतों के साधारण कामों को इस तरह की अलौकिक रंगत देना इस युग के सभी कवियों की सामान्य विशेषता है। अगली हेडिंग, अगला बिंदु, भाषा। इस काल में प्रायः 5 भाषाओं की रचनाएं प्राप्त होती हैं: अपभ्रंश, डिंगल, खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा मैथिली। अपभ्रंश रचनाओं को हिंदी रचनाओं में शामिल नहीं किया जाता है। शेष भाषाओं की रचनाओं को हिंदी की थाथी माना जाता है। अपभ्रंश इस भाषा का सबसे प्राचीन रूप सिद्धों, तांत्रिकों तथा योग मार्गी बौद्धों की रचनाओं में मिलता है। डिंगल दूसरी महत्वपूर्ण भाषा राजस्थानी अथवा डिंगल है। प्रायः सभी रासों इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा की दृष्टि से डिंगल साहित्य प्रायः अव्यवस्थित है, क्योंकि उनका शुद्ध रूप प्राप्त नहीं होता। खड़ी बोली तथा ब्रजभाषा, इन भाषाओं का रूप अमीर खुसरो की रचनाओं में प्राप्त होता है। उनकी पहेलियों तथा मुकरियों में तत्कालीन भाषा का रूप दिखाई देता है। खड़ी बोली दिल्ली तथा मेरठ की भाषा थी। इसमें हमें खड़ी बोली के पूर्व रूप के दर्शन होते हैं। खुसरो की ब्रजभाषा के छंद भी बड़े स्वाभाविक और मनोरंजक हैं। मैथिली बिहार के मिथिला जनपद की बोली होने पर हिंदी की विभाषा मानी जाती है। इसलिए इस भाषा में लिखी गई विद्यापति की पदावली हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी गई है। अगला बिंदु है, अगली हेडिंग है काव्य रूप। इस काल की रचनाओं में काव्य के 2 रूप प्राप्त होते हैं: प्रबंध और मुक्तक। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयमयंक जसचंद्र का खुमान रासो, संदेश रासो आदि प्रबंध काव्य हैं। खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली और प्राकृत पैंगलम में संकलित रचनाएं मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती हैं। नरपत नाल्य काव्य बीसल देव रासो मुक्तक और वीर गीत काव्य है, परंतु इसमें कथा सूत्र मिलते हैं। अगला बिंदु, अगली हेडिंग, छंद। छंदों के क्षेत्र में जिस प्रकार श्लोक संस्कृत का और गाथा प्राकृत का प्रतीक था, उसी प्रकार दोहा अपभ्रंश का प्रतीक है। तुक का मिलन अपभ्रंश की विशेषता है। मुक्तक काव्य में इसका विशेष प्रयोग हुआ तथा इसमें प्रथम बार तुक मिलाने का प्रयत्न किया गया। अपभ्रंश के काव्य अनेक संधियों यानी सर्गों में विभक्त हैं। प्रत्येक संधि में अनेक करवक होते हैं। चौपाई तथा दोहों द्वारा करवकों की रचना का श्रेय सिद्धों को था। आरंभ में कथा काव्यों का छंद चौपाई था। अनेक दोहों के उपरांत चौपाई द्वारा कथा की योजना
ढोला मारू रा दुहा में मिलती है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का यह काल, जिसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है, साहित्य सृजन और भाषा रचना की दृष्टि से विकासशील और महत्वपूर्ण है। इस काल में साहित्य की कई ऐसी उपलब्धियां सामने उभर कर आई हैं जिनका परवर्ती साहित्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है।